कहानी के पिछले भाग को पढ़ने के लिए इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। कृपया जाकर आप इसके पहले के भाग को पढ़ लेंगे। अब सुनिए आगे की कहानी। दरवाजे पे खड़े ऑनर ने राधिका और कनीषा दोनों को आवाज़ देते हुए कहा, राधिका, कनीषा, जल्दी करो तुम दोनों, यहाँ लोग आने शुरू हो गए हैं। जी, हम बस अभी आ रहे हैं, दोनों ने एक साथ जवाब दिया और अपने अपने कपड़े उठाकर दूसरी तरफ मुड़ गई। कपड़े पहनने के बाद दोनों ने एक दूसरे का मेकअप किया और बाहर निकलने से पहले बालों को खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही दोनों ने सामने अपने साथ काम करने वाले समीर को देखा। उसने भी कपड़े बदलकर अच्छा सा सूट पहन लिया था। बालों को सलीके से सेट करने पर उसका चेहरा बड़ा ही खूबसूरत नजर आ रहा था। अपने फ़ोन में घूरता हुआ उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो बिना नजरें उठाए बोला, चलो, बाहर बहुत काम पड़ा है, हम लोग चलते हैं। राधिका, जो उसे देख पूरी तरह से किसी और दुनिया में घूम रही थी, मुस्कुराते हुए बोली। वहीं कनीषा अपनी छोटी सी फ्रॉक को नीचे खींचते हुए वहां से चली गई। लोगों के लिए वाइन और जूस गिलास में डाल कनीषा ने उसे ट्रे में रखा और उस ट्रे को अपने हथेली पर सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। पार्टी में अब तक काफ़ी लोग आ चुके थे, जो अपने पहनावे से काफ़ी अमीर और शौकीन दिखाई पड़ रहे थे। बचपन से ही कनीषा अमीर परिवार में पली बड़ी थी, इसलिए उसे पता था कि ऐसी पार्टियों में औरतों को शो ऑफ करने का अच्छा मौका मिलता है। सभी के सामने ड्रिंक्स रखते हुए वो उनकी बातें सुन रही थी। तभी उसने कंधे पर किसी के हाथ महसूस किए और एकदम से घबराकर मुड़ गई। हालांकि सामने ऑनर को देख उसकी घबराहट कम हुई और उसने कहा, जी, क्या हुआ सर? सिर्फ औरतों को क्यों दे रही हो तुम ड्रिंक्स? वहाँ देखो, टेबल बिल्कुल खाली पड़ा है। सही से काम नहीं करोगी तो नौकरी से निकाल दूंगा। राधिका और समीर को कहे ना सर, वो वहाँ जाकर सर्व कर देंगे। समीर स्नैक्स बना रहा है और राधिका उसकी मदद कर रही है। जल्दी जल्दी सबको ड्रिंक्स दो, चलो काम पर लग जाओ। इतना कर ऑनर ने अपना फ़ोन निकाला और किसी से कॉल पर बात करते हुए जल्दबाजी में वहाँ से निकल गया। सोफे पर बैठे मर्दों की ओर एक नज़र डाला। कनीषा ने जैसे तैसे अपनी हिम्मत बढ़ाई और एक ट्रे में ड्रिंक रख उनके सामने पहुँच गई। उसने किसी के चेहरे पर ध्यान दिए बिना जल्दी से ड्रिंक को टेबल पर रखा और मुड़कर जाने को हुई। तभी उनमें से एक आदमी ने उसे टोका, सुनिए मिस, मुझे ये ड्रिंक नहीं चाहिए। क्या तुम मेरे लिए रेड वाइन ले आओगी? जी ज़रूर, बिना पलटे कनीषा ने जवाब दिया और तेजी से वहाँ से भागने लगी। सोफे पर बैठे सभी लड़के उसकी ओर घूरने लगे। जब वो उनसे काफ़ी दूर चली गई तभी कहीं जाकर उनमें से एक ने अपने बाकी साथियों से कहा, क्या लड़की है, मैं इतनी लड़कियों से मिला हूँ लेकिन आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी। आज तो मैं इसी के साथ रहूँगा। मिस्टर निशान, जरा सोचकर बोलिए, कैसे ले जाएंगे आप इसे? आपकी बीवी भी यहीं पे मौजूद है। मैं सिंगल हूँ, मैं इससे बात करता हूँ। क्या तुम दोनों अपना मुंह बंद रखोगे? आजकल की लड़कियाँ मुझ जैसे अमीर लड़के को पसंद करती हैं। वो मेरे साथ ही जाने को तैयार होगी। तो ठीक है, शर्त लगा लेते हैं, जिसके साथ वो जाएगी उसे हर कोई 10-10 हज़ार रुपये देगा। सभी एक दूसरे के साथ बात करने में व्यस्त थे, लेकिन वहाँ बैठा एक शख्स संस्कार बिल्कुल खामोश अपने ड्रिंक का लुत्फ उठा रहा था। स्टेज पर चल रही पोल डांस को घूरते हुए उसने एक हल्की तिरछी मुस्कान भरी और अगले ही पल गिलास को नीचे टेबल पर रख दिया। आज की पार्टी मैंने रखी है तो सारे मज़े सिर्फ मैं ही लूँगा। वो लड़की तुम में से किसी के साथ नहीं जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत है उसकी, और हमारे स्पेशल गेस्ट तो आए ही नहीं अब तक। कौन आने वाला है संस्कार? कॉलेज के सभी दोस्त तो आ ही गए हैं और सारी लड़कियां भी यहाँ मौजूद हैं। सोफे पर बैठे एक शख्स ने इतना ही कहा था कि उसे बीच में टोकते हुए दूसरे शख्स ने कहा, क्या कहीं ईशान तो नहीं आने वाला है? तुम दोनों के जितना गहरा फ्रेंडशिप पूरे कॉलेज में नहीं था, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद तुम दोनों की दुश्मनी भी काफ़ी फेमस हुई थी। क्या फिर से तुम दोनों ने दोस्ती कर ली है? और तुम दोनों के साथ एक जूनियर लड़की भी तो घूमा करती थी हमेशा। क्या नाम था उसका? उससे पहले कि वो उससे ज़्यादा पानी दिमाग पर जोर डालता, संस्कार का मन भर सा आ गया। अपने गले की कसावट को कम करते हुए उसने धीमे से कहा, नायरा। वो छोटी जूनियर नायरा थी। जब तक कनीषा अपने हाथ में रेड वाइन की बोतल लेकर लौटी, टेबल पर बैठे आदमियों के बीच की बातचीत बंद हो चुकी थी। उनकी घूरती नज़रों से कनीषा कुछ असहज हो गई। तभी उसकी नज़र संस्कार पर पड़ी, जो बाकियों की तरह उसे देख नहीं रहा था। अपने ड्रिंक को पीते हुए वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। हालांकि ना जाने क्यों उसे वहां देख कनीषा को थोड़ी राहत मिली और बेझिझक वो टेबल पर वाइन रख लौटने लगी। उसी पल वहां बैठे एक शख्स ने उसे रोका।
अरे गिलास में तो सर्व कर दो। उस आदमी की फरमाइश सुनने के बाद भी कनीषा ने ना सुनने का दिखावा किया और वहां से जाने लगी। तभी किसी ने उसकी कलाई पकड़ी और एकदम से खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। अचानक किसी खिंचाव से कनीषा के हाथ से ट्रे छूट गया और डर से दिल की धड़कनें धीमी पड़ गई। घड़ी की बीप की आवाज़ के साथ कनीषा ने जब आंखें खोली, उसने खुद को संस्कार के बाहों से घिरा हुआ पाया। कसमसाते हुए उसने संस्कार के चेहरे की ओर देखा तो पाया कि वो नशे में धुत हो गया था। आंखें लाल और आंसुओं से भरी थीं। होठ के किनारे पर शराब लगी हुई थी, जिनके हल्के से खोलते हुए उसने कहा, कनीषा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे बस उसे तकलीफ देनी है। मैं तुम्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो ये लड़के तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तुम मेरी बात मानो और मेरे साथ बैठो यहाँ, ड्रिंक करो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे डैड का ऑपरेशन फ्री में कर दूंगा और साथ ही तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। नशे में लड़खड़ाती उसकी आवाज़ कनीषा के समझ से परे थी और वो काफ़ी सहमी हुई भी थी। इसलिए उसके सीने पर मुक्का मारने के अलावा वो कुछ भी नहीं सुन रही थी। उसकी हरकतों से परेशान संस्कार ने उसे रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी, उसने उसके कमर में हाथ फंसा लिया और एकाएक उठकर उसे अपनी जगह पर बैठा दिया। क्या बदतमीजी है ये? मैं इस जगह काम करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम जैसे बदतमीज लड़के को खुद को छूने की इजाज़त दे दी है। मेरे सामने से हटो, कनीषा बोली। वहीं सोफे पर बैठे सभी लड़के संस्कार की निडरता से अंजाम देती हरकतों को देख मुंह खोले एक दूसरे को ताकने लगे थे। तो वहीं कुछ वाइन को पीते हुए इस नज़ारे का लुत्फ भी उठा रहे थे। कनीषा, जो अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहती थी, उसने संस्कार के जूते पर अपनी हील्स रखकर मसलना शुरू कर दिया, जिस पर ईशान कुटिलता से मुस्कुराया, जो कि अब तक पार्टी में आ चुका था। और अगले ही पल उसके पैर को झटक कर कनीषा खुद को स्वतंत्र कर लिया। टेबल से एक बियर की बोतल उठाकर कनीषा की तरफ बढ़ते हुए उसने कहा, अगर तुम इसे एक सांस में पी जाती हो तो वादा करता हूँ कि तुम्हारे डैड का ऑपरेशन मुफ्त में कर दूंगा, यहाँ तक कि अब तक के पेंडिंग बिल्स भी पे कर दूंगा। एक नशे में धुत आदमी की बात पर ही मैं यकीन कर लूँ? इतनी कम अक्ल नहीं हूँ मैं। अब मुझे जाने दीजिए। दुनिया के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। मैंने आपको एक शरीफ लड़का समझा था, लेकिन अंत में आपने भी मेरा फ़ायदा उठाने के बारे में ही सोचा। याद रखना, दोबारा मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं रिपोर्ट कर दूंगी। कनीषा की बात पूरी भी ना हो सकी थी कि उससे पहले ही संस्कार ने अपने कोट से एक पेपर निकाला और उसे कनीषा के हाथ में थमाते हुए बोला, ये रहा प्रूफ। मैंने उसमें लिखा है कि अगर तुम मेरी बात बस आज के लिए मान लेती हो, सुन लेती हो, तो मैं तुम्हारे डैड का इलाज फ्री में कर दूंगा। देख लो ध्यान से। बस तुम्हें ये बियर पीना है और मेरे साथ बैठना है। अपने जवान पर लगाम लगाओ और मेरे सामने से हटो संस्कार, अभी के अभी। कनीषा गुस्से से चिल्लाई, लेकिन जैसा कि कैराओके में चलने वाले गानों के आवाज़ काफ़ी तेज थे, इसलिए वहाँ मौजूद लड़कों और संस्कार के अलावा कोई सुन ना सका। उस सोफे से उठ कनीषा संस्कार को धक्का देकर हटाने की कोशिश की। उसके 2 सेकंड पहले ही संस्कार ने अपने फ़ोन में एक वीडियो चलाकर कनीषा की आंखों के आगे कर दिया। ध्यान से देखो कनीषा, आज दोपहर में तुम्हारे डैड की हालत मरने जैसी हो गई थी। अगर अगले 48 घंटे में उनका ऑपरेशन नहीं किया गया तो वो मर जाएंगे। कहते हुए संस्कार टेढ़ेपन से मुस्कुराया। उसके चेहरे पर दुख या किसी को सताने का अफसोस जरा भी नहीं दिख रहा था। वहीं उस वीडियो में कनीषा ने अपने डैड को बहुत ही तबीयत खराब देखा और वह घबरा गई। उसे अपने दिल पर धक्का सा महसूस हुआ और वो लड़खड़ा कर सोफे पर बैठ गई। अपना फ़ोन बंद करते हुए संस्कार ने हाथ नीचे किया। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों के ऊपर खड़े ईशान पर पड़ी, जो न जाने कब से यह सब चुपचाप देखे जा रहा था। कनीषा को इतने सारे लड़कों के बीच ऐसे ड्रेस में देख ईशान की मुठ्ठियाँ कस गईं, भौहें तंग गई और गुस्से में लिप्त उसका चेहरा कुछ संकीर्ण नजर आने लगा। भले ही 1 महीने बाद उसने उसे देखा था, लेकिन उसके दिल में कनीषा के लिए सिवाय गुस्से की कोई भावना नहीं जागी। पहले कुछ मिनटों तक तो वो हैरानी से उसके रिलीविंग ड्रेस पर नजरें गड़ाए था। फिर अचानक वहां से चलते हुए संस्कार के सामने आ गया। उसके होठों की मुस्कान को अनदेखा करते हुए वो कुछ कहता, उससे पहले कनीषा ने उसे देख लिया। उसे यहाँ देख कनीषा को लगा कि उसकी इतनी बेइज्जती कोई और दूसरा नहीं कर सकता। जरूर यह ईशान का ही प्लान है। उससे क्या दुश्मनी है संस्कार की, जो यह सब कुछ उसके साथ करेगा। ईशांक ने ही उसे पैसे देकर लालच दिया होगा, जो संस्कार उसके सामने ऐसे हरास कर रहा है उसे।
और डैड के ऑपरेशन को लेकर उसे ड्रिंक करने को मजबूर करने की जिद करने में लगा हुआ है। ईशांक और संस्कार के बीच में खड़े होते हुए कनिषा की आंखों से आंसू झलक गया। आप कह रहे हैं ना ये सब? आपने मेरी इंसल्ट के लिए यह सब प्लान किया है ना ईशांक? ये छोटे कपड़े और इतने मर्दों के बीच वाइन पीने की डिमांड आपने ही रखवाई है ना, ताकि मेरी जज्बात और गुरूर को चोट पहुंचा सकें आप? कनिषा की नादानियों से ईशांक अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन उसे इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वो इन बातों का दोष उस पर मढ़ देगी। हालांकि ईशांक ने उसकी बातों का कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा और खामोश खरा संस्कार के होठों के मुस्कान को घूरता रहा। पार्टी में आए कॉलेज फ्रेंड्स भी अब ड्रिंक करते हुए कनिषा को घूरने लगे, जिससे न जाने क्यों लेकिन ईशांक को असहज महसूस होने लगा। जब तक वो संस्कार और कनिषा के बीच के रिश्ते को समझ पाता, उससे पहले ही कनिषा, जो ठीक उसके सामने खड़ी थी, अचानक से टेबल से बियर का बोतल उठाकर होठों से लगा लिया। चूंकि वो पहली बार ड्रिंक कर रही थी, इसलिए पहले कुछ घूंट से उसे बहुत कड़वे लगे। उसने वहीं उगल दिया। खांसते हुए उसने अपने होठों पर लगे बियर को पोंछा। उसकी आंख आंसू से ऐसे जल रही थी जैसे बस वह अभी रो पड़ेगी। ईशांक नहीं जानता था कि वो मिलते ही किस साजिश की बात करने लगी थी, लेकिन कुछ देर तक सारी परिस्थिति को ऑब्जर्व करते रहने के बाद उसे समझ आ गया था कि संस्कार उसे नीचा दिखाने के लिए कनिषा का इस्तेमाल कर रहा है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कनिषा के हाथ से बियर की बोतल छीन लेना चाहा, लेकिन जब भी वो हल्की कोशिश करता उसका गुमान उसे रोक देता। अंतिम में अपनी आंखों के सामने उसने कनिषा को बोतल की आखिरी बूंद तक पीते देखा। खाली बोतल को टेबल पर रखने के बजाय कनिषा ने उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे कांच के छोटे छोटे टुकड़े हर तरफ फैल गए। ईशान की गंभीर नजरें अपने ऊपर हो घरा देख कनिषा एकदम आगे आई और ईशान को कॉलर से पकड़कर झकझोर दिया। अब खुश हैं ना आप? आ गया आपको सुकून? मेरी जिंदगी को पूरी तरह तहस नहस करके आपको सुकून मिल गया या अभी भी नहीं? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ काम करती हूँ? मेरे पीछे आपने आदमी लगाए हैं ना? लीव मी कनिषा, ईशान गुर्राते हुए धीमी आवाज में बोला। लेकिन कनिषा के ऊपर इसका कोई असर न दिखा और उसने कहना जारी रखा। कितने पैसे दिए हैं आपने डॉक्टर को कि ये सब मुझे सबके सामने बेइज्जत करे? कहते कहते कनिषा ने अपने सिर में अजीब सा भारीपन महसूस किया। शराब की वजह से उसे हल्का हल्का नशा भी होने लगा था, जिसके कारण उसकी पकड़ ईशान के कॉलर से ढीली पड़ गई। हालांकि उसने खुद को संभाल लिया और मुड़कर संस्कार का कॉलर पकड़ लिया। बताओ, इस बेदिल टीनमैन ने कितने पैसे दिए हैं तुम्हें? ये आदमी इतना कमीना है कि इसने पहले मुझसे शादी। कनिषा इतना ही कह पाई थी कि उससे पहले ही ईशांक ने पीछे से उसे गले लगाते हुए मुंह पर हथेली रख दिया और संस्कार को घूरते हुए बोला, आखिर क्या साबित करना चाहते हो इस हरकत से तुम? यही कि ये लड़की सिर्फ मेरी है। कहते हुए संस्कार ने कनिषा का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया और उसके सर को अपने सीने के खिलाफ दबाते हुए उसकी कमर पर बाहें कसने लगा। संस्कार के हाथों को कनिषा गए यूं छूता देख ईशान का पूरा शरीर जैसे अकड़ सा गया। टकटकी बंधी उसकी कटाक्ष नजरें संस्कार को रुकने के लिए धमका रही थी, लेकिन संस्कार पर न तो किसी के बात का डर था और न ही वो कनिषा के कसमसाहट को समझ पा रहा था। इधर कनिषा उसकी पकड़ से छूटने के लिए कसमसाती रही, पर नाकामी और नशे की वजह से वो ढीली पड़ती गई। गाने के शोर होने की वजह से पार्टी में मौजूद सब लोग उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। हालांकि आसपास के लोगों की नजरें उनके जंग से हट नहीं पा रही थी। उसके शरीर से चिपके हुए कनिषा जब पूरी तरह से अपना सुध-बुध खो बैठी, वो बिना सोचे धीमी आवाज में बड़बड़ाने लगी। अपने डैड की जान बचाने के लिए मैंने हर कोशिश कर ली। आप दोनों ने मेरी इतनी बेइज्जती भी कर ली। जैसा आपने चाहा था मैंने ड्रिंक भी किया। संस्कार, तो क्या अब आप मेरे डैड की जान बचा लेंगे? क्या आप फ्री में आप उनका ऑपरेशन कर देंगे? कनिषा की आंखों से झरते आंसू जब संस्कार को ऊपर पड़ी तो अचानक उसे ऐसे लगा जैसे उसके पूरे जिस्म में करंट दौड़ गया है। वो गलत कर रहा था कनिषा के साथ। इस बात का एहसास उसे तब हुआ जब कनिषा नशे की वजह से सीधा खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। दूसरी तरफ कनिषा और संस्कार का यूं चिपक कर खड़ा रहना ईशान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए उसने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसका गुस्सा संस्कार के ऊपर फूट ही पड़ा। संस्कार के चेहरे पर एक जबरदस्त घूसा मारते हुए ईशांक ने उसे फर्श पर गिरा दिया। उसके साथ जब कनिषा भी गिरने लगी तो एकदम से उसे खींचकर संस्कार के ऊपर गिरने से रोकना चाहा,
जिससे कनीषा का सिर उसके सीने से टकरा गया। कनीषा के इस हरकत से ईशांक हैरान रह गया। उसकी आंखें सामान्य से चौड़ी हो गई और संस्कार को मारने के लिए उठा हाथ हवा में ही लटका रह गया। उसके गाल गर्म हो गए और अजीब सी नई भावनाएं उसके दिल में गोते खाने लगी। शुरू से ही उसके आसपास रहने वाली कई लड़कियों ने उसे छूने की कोशिश की थी, लेकिन वो हर बार उनके ऐसा कुछ करने से सख्ती से रोक देता। उसकी अब तक की जिंदगी में कनीषा ही ऐसी लड़की थी जिसने उसके साथ ऐसी हरकत करने में सफल हुई। उसके भीतर एक तूफान सा उठा था इस वक्त। हालांकि उसने अपने मजबूत नियंत्रण के कारण दूसरे ही पर उसकी कलाई को पकड़ अपने सीने से अलग कर दिया। नशे से झूलती कनीषा ने आंखें खोली तो सामने ईशांक का भावशून्य चेहरा देख हंसने लगी। अरे, ये तुम ही हो ना? मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या अहमियत रखते हो तुम मेरे लिए। तुम एक निहायती घटिया आदमी हो। नहीं, एक मिनट रुको। तुम सच में निहायती ही घटिया ही आदमी हो। ऐसा कहते हुए कनीषा अपने मुंह में ही कुछ बुदबुदाने लगी। घटिया इंसान। हाँ, सही कहा, घटिया आदमी हो। मैं तुम्हें अपने पति के रूप में नहीं देखती और सारी जिंदगी मैं तुम्हें कोसती रहूंगी क्योंकि तुम मेरे पति हो। पति? मेरी जूती। दिल करता है कि तुम्हें मारकर कब्र में गाड़ाऊं। खून चूसने वाले जोग जैसे हो तुम। पति के नाम पर कलंक हो। बाहर में क्यों नहीं चले जाते? क्यों अपनी मनहूस शक्ल दिखाने के लिए बार बार मेरे सामने आ जाते हो? कितना मेरा इंसल्ट करोगे और कितना मुझे इस तरह से परिस्थिति में डालते रहोगे? क्या तुम्हें कभी शर्म नहीं आती? क्यों तुमने किया था मुझसे ज़बरदस्ती शादी? मुझे नीचा दिखाने के लिए? या फिर कुछ और था तुम्हारे अंदर? मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत, क्योंकि तुम एक घटिया इंसान हो। ईशान को भला बुरा कहने के बाद कनीषा अपनी नज़रों के सामने आती चीज़ों को 1 से 2, 2 से 4 होता देखने लगी। तब अपने कपड़े को बदलकर यहाँ से भागने की जल्दबाजी में गिरते पड़ते जब कनीषा चेंजिंग रूम में पहुंची, तब दरवाज़ा बंद करने से पहले ही किसी ने उस पर धक्का लगाना शुरू कर दिया। कौन है? कनीषा ने पूछा, लेकिन जवाब देने के बजाय उस आदमी ने एक जोरदार धक्का लगाकर दरवाज़ा खोल दिया। कनीषा झिटक कर फर्श पर गिर पड़ी। मौका पाकर वो आदमी भी कनीषा के पास आ गया और उसे संभालने का मौका दिए बिना उसे उसके साथ गलत करने की कोशिश करने लगा। ओह, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। मुझे तुम्हारे साथ रहना है आज। छोड़ो मुझे, जाने दो। अगर तुम अपने फेफड़े के फटने तक भी चिल्लाओगी तब भी यहाँ कोई नहीं सुन पाएगा और ना ही कोई तुम्हें बचाने वाला है। नशे में होने के बावजूद भी कनीषा को छूटने के लिए लगातार बल लगाता देख उस लड़के ने एक झंझनाती थप्पड़ कनीषा के गालों पर मारा। तब भी कनीषा अपनी मदद के लिए आवाज़ लगाती रही। तभी बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी, जिसके दूसरे पल में ही दरवाज़ा तेज आवाज़ के साथ खुल गया। स्लैम की आवाज़ के साथ खुले दरवाजे की वजह से उस लड़के का ध्यान उस ओर मुड़ा। उसके नीचे दबी कनीषा ने भी आशापूर्ण नज़रों से दरवाजे की ओर देखा। वहाँ ईशांक को खड़ा देख उसने तेज आवाज़ में उसे पुकारा। ईशांक! कांपते हुए हाथ को हवा में उठाते हुए, ईशांक बचाए मुझे। उसकी विलाप सुन असाधारण रूप से ईशांक का चेहरा बिल्कुल सपाट हो गया। अपने जेब में दोनों हाथों को डाले उसने उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। तुम्हें बचाऊं? तुम मेरी लगती क्या हो? आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? कनीषा के ऊपर से उठते हुए उस आदमी ने अपने शर्ट के बटन लगाए और कनीषा को यूं देखते हुए उसने ईशान की ओर देखा और बोला, क्या आप जानते हैं इसे? अगर हाँ तो मुझे नहीं पता था। वो इतना ही कह पाया था कि ईशांक ने उसकी बात को आधे में ही काटते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जानता इसे। मैं इसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। ईशांक का कहना पूरा हो सकता उससे पहले ही कनीषा चिल्ला पड़ी, हवी सेव मी। फर्श से उठ लड़खड़ाते हुए वो ईशान की ओर दौड़ी। दरवाजे के उस पार खड़े लोगों ने जब कनीषा के मुंह से हवी सुना तो सब आपस में ही खुसरू फुसरू करने लगे। क्या उसने हवी कहा? हैरानी से आंखें फाड़े एक लड़के ने अपने बगल में खड़े दोस्त से कहा, कितनी बेशर्म लड़की है। ईशान की तो अब तक शादी भी नहीं हुई है। कहते हुए एक ब्लैक स्लिम गाउन पहने गोरी सी लड़की अमायरा सामने आई। उसके हाथ का एक्सपेंसिव क्लच और गले में चमकता डायमंड सेट उसकी अमीरी का रौब झाड़ रहा था। हालांकि उसकी नज़र ईशांक से ज़्यादा कनीषा पर टिकी हुई थी, लेकिन उसने ईशांक को हबी कह के पुकारा और देखो कैसे उसके सामने खड़ी उम्मीद से देख रही है। मुझे तो उसके आंसू झूठे नहीं लगते। लोगों की बात करने की आवाज़ ईशांक भी बड़ी आसानी से सुन पा रहा था।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कनिषा इस कदर उसे हबी कहकर सबके सामने बुलाएगी, क्योंकि अभी कुछ ही पल पहले कनिषा ने उससे कहा था कि उसकी नज़र में पति शब्द का कोई मतलब नहीं और ना ही वो कभी ईशान से शादी के रिश्ते को मानेगी। नशे में होने के कारण वो दोनों तरह की बातों को बोल रही थी, लेकिन ईशान पर उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अजीब सा एक्सप्रेशनलेस नज़रों से वो उसके उलझे कलर बालों के बीच छुपे दो भावुक आंखों को घूरता रहा और अचानक उसके फटे हुए बाजू को ढकने के लिए अपने हाथ उठाने लगा। तभी संस्कार अपने हाथ में पकड़े गिलास के वाइन को गोल गोल घुमाते हुए ईशान के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। क्या बात है, तुम्हारी पत्नी आगे बढ़कर सबके सामने तुम्हें पति मान रही है। आगे हाथ बढ़ाओ और थाम लो उसे। इससे अच्छा मौका नहीं दूंगा तुम्हें। पर याद रखना, तुम कनिषा के लिए एक कदम आगे बढ़ाओगे और मैं 4 कदम। इसके साथ मैं समय बिताना हूँ, क्योंकि ऊपर से नीचे तक यह मुझे अच्छी लगती है। और जानते हो, तुम्हारी बीवी अपने डैड के ऑपरेशन के लिए मेरे साथ चलने को भी तैयार है। संस्कार की फुसफुसाहट ईशान के कानों को जैसे जलाने लगी। उसकी इतनी बेशर्मी भरे शब्द ईशान को काट खाने वाली नज़रों से उसने घूरा। हालांकि वो कनिषा के मासूम बनने के नाटक पर भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण अनायास ही कनिषा के कंधे पर धक्का वो निर्दयता से चीखा। क्या इस क्लब के सारे सिक्योरिटी गार्ड मर गए हैं? कोई भी मेरे पास आएगी और मेरी पत्नी होने का दिखावा करेगी? इतना आसान हो गया है सब कुछ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी उसके साथ कुछ भी करे, ये मेरी कुछ नहीं लगती। उस अनचाहे धक्के ने कनिषा को ज़मीन पर गिरा दिया। ईशान से उम्मीद लगाना उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। अपनी कोहनी को सहलाते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धुंधली पड़ी थी निगाहों से उसने ईशान को मुड़कर बाहर जाते हुए देखा, जिसके बाद कमरे में जितनी तरफ भी वो निगाहें दौड़ाती, बस उसे गंदे लोगों के चेहरे ही नजर आते। डर से उसके दिल की धड़कनें धीमी होने लगी और शरीर का तापमान बढ़ने से चेहरा पसीना पसीना हो गया। उसकी ओर बढ़ते हाथों को रोकने वाला वहाँ कोई नहीं था। पार्टी में आई लड़कियाँ भी वहाँ से एक एक कर जाने लगी। कुछ लड़के जो यह सब नहीं देखना चाहते थे, वो भी वहाँ से 5 मिनट बाद गायब हो गए, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। अमायरा अपनी बहन को बचा सकती थी, लेकिन उसने भी उसे अनदेखा किया और क्लब से बाहर निकल गई। अपनी कार तक बढ़ते हुए उसकी नज़र ईशान पर पड़ी, जो बड़े ही गुस्से में अपनी कार के दरवाजे को पटक कर बंद कर रहा था। ईशान ने जब से अमायरा को कंपनी वापस किया था, वो ईशान को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर ईशान जैसे मिलीनियर ने उसके डैड की डूबती कंपनी को बचाकर उसे क्यों वापस लौटा दिया। क्या ईशान के दिल में कोई फीलिंग्स है उसके लिए? सोचते हुए जब तक वो ईशान के कार के पास पहुंची, रात के अंधेरे में ईशान न जाने कहाँ गायब हो गया था। इधर उधर ढूंढने के बाद जब उसके हाथ कोई नहीं आया, अपने पैरों को पटकते हुए वो वापस अपनी कार की ओर बढ़ने लगी और वहाँ से जाने लगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।